गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार एजुकेशन लोन के बारे में क्या करना होता है। तो एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है जो आपको हर एक बैंक प्रोवाइड करती है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप महंगे महंगे कॉलेजेस की जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो और अगर आपको किसी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो इट कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू कि आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें। एजुकेशन लोन इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो आप बैंक प्रोवाइड करती है लोन, उसमें ऐसा सीन रहता है कि आपको बैंक पहले पैसे दे देगी और उसके बाद में जब आपकी कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा तो फिर जब आप जॉब करने लगेंगे तब आप धीरे धीरे करके बैंक को अपना कर्ज चुका सकते हैं। सो इसकी कैसी क्या प्रोसेस रहती है, इसको पूरी डिटेल में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बैंक में आप जाएंगे, वहाँ पे जो बैठे होते हैं सर उनसे बात करेंगे, अकाउंटेंट से बात करिए वहाँ पे जा कर के, और वो आपको सारी डिटेल बताएंगे कि यार हमारे यहाँ एजुकेशन लोन का ऐसा ऐसा सिस्टम होता है। तो कौन कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, तो वो है SBI, PNB भी लोन प्रोवाइड करता है, बाकी SBI, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक, ये 3 ऐसे बैंक हैं जिस पे आप ट्राई कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए। लोन के लिए बात करते हैं तो वहाँ जो अकाउंटेंट होते हैं वो आपको सारी डिटेल शेयर करते हैं। आप उनसे हर एक क्वेश्चन कीजिए, अपने मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं सब क्वेश्चन आप उनसे कीजिए, क्योंकि बैंक तो यार बैठे होते हैं आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए। इट इज़ यू जिसको आपको लोन चाहिए, तो बैंक को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए अगर आप लोन लेंगे तो आप उस लोन अमाउंट के बदले में कुछ इंटरेस्ट चुका रहे होंगे, और वो जो इंटरेस्ट आप चुका रहे होंगे वह बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक तो बैठे रहती है कि आप उनसे लोन लें, तो फिर अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप पूरी इंक्वायरी ढंग से करिए। आपके अंदर जो भी डाउट आ रहे हैं, जितने भी आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, आप पूछ लो, ठीक है। वहाँ पे आपके वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। जैसे इट डिपेंड्स बैंक टू बैंक, अगर मान लीजिए 11.5% आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट पर, तो आपको नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट से आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो आप अकाउंटेंट से पूछ लीजिए कि यार ये इंटरेस्ट इतना है, मतलब कितना रुपए। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनसे पूछिए, बाकायदा अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए, और उसके बाद में आप उनसे बात करिए कि किस तरीके से आपको काम करना होगा। अगर आप बैंक लोन लेने जा रहे हैं, एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर बैंक में ही मत रहिए, आप डिफरेंट बैंक में जाइए और डिफरेंट ब्रांच के मैनेजर्स से बात करिए, वहाँ के अकाउंटेंट्स से बात करिए, और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ग्रास्प कर सकते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेने की कोशिश करिए। उसके बाद में जब फाइनली आप डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है कि हाँ अब मुझे एजुकेशन लोन लेना ही है, तब आप आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करिए। आगे की प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए आपको अपना, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो मैंने मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, तो मुझे अपनी पूरी जितना एडमिशन का प्रूफ है, जो मेरा सिलेक्शन का प्रूफ है, मेरा एडमिशन का प्रूफ है, और मेरे फ़ी पेमेंट का प्रूफ है, मेरे पूरे जो कोर्स है उसमें जितनी भी फ़ीस लगने वाली है उस सब का एक प्रूफ है मेरे पास में, तो मुझे वो प्रूफ बैंक को देना होगा कि यार मुझे इतना 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 खर्चा आने वाला है। जब मैं अपना सारा का सारा खर्चा दिखा दूंगी बैंक को सामने से, और अगर मुझे मान लीजिए पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए या फिर टैबलेट चाहिए, तो मैं उसको भी इंक्लूड करवा लूँगी और बोलूँगी कि मुझे ये भी चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं बैंक अकाउंटेंट को दूंगी, वहाँ मैनेजर को दूंगी, और बताऊंगी कि मुझे इतने का खर्चा आ रहा है। तब वो मुझे बताएंगे कि यार अगर आपका इतने का खर्चा आ रहा है तो आप इतने का लोन लीजिए और इतना पैसा आप मत कीजिए। वो डिसाइड हो जाएगा, आप अकाउंटेंट से मिल करके वो चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं कि यार ये तो खैर हो गई बात है कि हमने बातें कर ली अकाउंटेंट से या मैनेजर से, और हमने बैंक सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस बैंक से लेना है। अब बात करते हैं कि यार प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले यार जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ से आप अपना पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर निकालेंगे, यानी कि जितने साल का आपका कोर्स है उस पूरे कोर्स का हर साल कितना 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 अमाउंट लगने वाला है, वो सब आप फ़ीस स्ट्रक्चर निकालेंगे। इसी को डिमांड लेटर भी बोलते हैं। बैंक वाले आपको बोलेंगे कि हमें डिमांड लेटर चाहिए, तो डिमांड लेटर का मतलब कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि आपका जो कोर्स है उसका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर एक पेज में वो लोग निकाल करके दे देते हैं।
ठीक है। मैं अभी आपको अपना कोर्स का स्ट्रक्चर दिखा दूंगी स्क्रीन पर। तो ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि मेरे जो कोर्स है उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा क्या है। तो हर ईयर का दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 4.5 साल का, पूरे 4.5 साल का हमारा कोर्स होता है, 4.5 साल फीस पे करनी होती है। तो वो सारा का सारा दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर का लोन में अमाउंट ऐड नहीं करना है, तो सिंपली आपको ये करना होगा कि जो टोटल है आपका अमाउंट उसमें से फर्स्ट ईयर का अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो जितना अमाउंट आ रहा है वो आप लोन के फॉर्म में बैंक से ले सकते हैं। और एक और बात, जो कॉलेजेस होते हैं वो आपकी कॉशन मनी वगैरह भी इंक्लूड करवाते हैं। स्टूडेंट डिपॉजिट के नाम से वो पैसे लेते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन हो रहा था तो 14,000 यानी कि 14,000 रुपये हमसे लिया था स्टूडेंट डिपॉजिट के नाम पर, यानी कि जो कॉशन मनी होता है उसके नाम पे 14,000 रुपये लिए हैं, जो कि हमें रिफंडेबल है। कब? जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें वो मनी रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे कॉलेज में ऐसा भी होता है कि यार इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो वो हर साल 2,400 या 2,800 रुपये कुछ लेते हैं। तो वो हर साल इंश्योरेंस पॉलिसी का एक अमाउंट हमसे जमा करवाते हैं। तो बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट नहीं देती है, बैंक उसको माइनस करके आपको लोन प्रोवाइड करेगी। बैंक आपको कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं पे करेगी कॉलेज को जो कि रिफंडेबल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कौन कौन सा अमाउंट बैंक देगी? तो वो है आपकी ट्यूशन फ़ी, कॉलेज की जो फ़ीस लगने वाली है, जैसे पर ईयर 1 लाख रुपए MBBS कोर्स की फ़ीस है, तो वो उतना पे करेगी। दूसरी चीज़, जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो भी कॉलेज को बैंक एजुकेशन लोन के ज़रिए पे कर देगा। तो बेसिकली होता ये है कि एजुकेशन लोन में ना बैंक DD बनाती है। DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट लेटर बनाती है। डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ लेटर जिसमें ये लिखा होता है कि आपकी जो संस्था है वहाँ फ़ीस बैंक पे करेगा। ठीक है, जिस बैंक से मान लीजिए मैंने SBI से लोन लिया है, जब मैंने SBI से एजुकेशन लोन लिया तो मेरी फ़ीस जो है SBI बैंक पे कर रहा होगा, मैं नहीं पे कर रही होंगी। मैं SBI को अपना एजुकेशन लोन चुकाऊंगी, वो भी तब जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात कर ली कि बैंक हमको किस तरीके का अमाउंट देता है। अब यार एक्सपेंसेस आते हैं पढ़ाई में, जैसे कि हमारा रहना। तो अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपके हॉस्टल का अमाउंट जो है आपको बैंक की तरफ से मिल सकता है। हॉस्टल की जो फ़ी है आपकी, जैसे मेरी पर ईयर 12,000 रुपये, तो वो भी इंक्लूडेड होती है इस फ़ी स्ट्रक्चर में। इस फ़ी स्ट्रक्चर में मेंशन होगा, अगर आप हॉस्टलर हैं तो हॉस्टल की फ़ी मेंशन होगी और वो हॉस्टल की फ़ीस भी एजुकेशन लोन में काउंट होगी। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बाहर रेंट से रहते हैं, तो यार उसका एजुकेशन लोन में काउंट नहीं हो रहा होगा। फिर और अगर हम बात करते हैं मेस की, तो यार मेस, अगर मान लीजिए हॉस्टल का खुद का मेस है और हॉस्टल इंक्लूड कर रहा है मेस को, तो मान लीजिए अगर मेस और हॉस्टल का चार्ज एक साथ मिला करके आपके फ़ीस स्ट्रक्चर में है तो ही एजुकेशन लोन में उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर मेस जो है आपने प्राइवेट लगा रखी है, उसका इस फ़ीस स्ट्रक्चर में, कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर में, कॉलेज के डिमांड लेटर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है मेस का, तो वो आपको एजुकेशन लोन में नहीं काउंट किया जाएगा। ये भी एक चीज़ हो गई। तो अभी तक हमने रहने की बात कर ली, खाने की बात कर ली, पढ़ाई की बात कर ली। इनमें से किस किस चीज़ को एजुकेशन लोन में काउंट किया जाएगा एक और बार देख लो। तो जो फ़ीस है, फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो बैंक एजुकेशन लोन से प्रोवाइड करेगा। और जो हॉस्टल है, तो हॉस्टल का भी अमाउंट आपको बैंक से प्राप्त होगा एजुकेशन लोन के ज़रिए। और अगर मेस हॉस्टल के साथ इंक्लूडेड है इस फ़ीस स्ट्रक्चर में, तो ही उसका अमाउंट एजुकेशन लोन में मिलेगा। अदरवाइज़ अगर प्राइवेट मेस आपने लगा रखी है तो उसको एजुकेशन लोन में काउंट नहीं किया जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपका फिर टोटल अमाउंट बन जाएगा एक। तो अगर आप इसके अलावा कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अपने स्टडीज़ के लिए लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं, जो कि आजकल तो ज़रूरी हो ही गया है, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं लेना, तो उसके लिए आपको कोटेशन बनवानी होगी। जिस भी शॉप से आप ले रहे हैं लैपटॉप, उनसे बोलिए जा करके कि यार मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए,
और मुझे इसका एक कोटेशन बना कर दे दीजिए। तो उनको समझा देने का सारी चीज़ें कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए, इसका कोटेशन चाहिए। कोटेशन का कोई चार्ज नहीं होता है, वो आपको कोटेशन ऐसे ही बना करके दे देते हैं। जब आप कोटेशन बना रहे होंगे तो ध्यान रखें कि जो दुकानदार है उनसे आप ये क्लियर बात कर लें कि मैं लैपटॉप इस तरीके से ख़रीदूँगा या ख़रीदूँगी कि बैंक जो है आपको डीडी देगा। डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। बैंक डिमांड ड्राफ्ट देगा आपको, बैंक के ज़रिए हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं, उसको ये सारी बातें बता देनी है आपको, ताकि वो जो शॉपकीपर है उसको भी कोई दिक्कत ना हो अपने लैपटॉप को बेचने में। ठीक है, इतनी बात हमें को समझ में आ गई कि लैपटॉप का अमाउंट किस तरीके से ऐड करवाना है। तो यार अगर आप ऐसा कुछ खरीद रहे हो ना, लैपटॉप या टैबलेट वगैरह, तो इसका 100% अमाउंट एजुकेशन लोन से नहीं आता है। इसका केवल 90% अमाउंट एजुकेशन लोन में काउंट होता है, बाकी का 10% आपको खुद को पे करना होता है। तो अब हमारे लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि स्टडीज़ में किस किस चीज़ के लिए हमें बैंक एजुकेशन लोन दे रहा होगा, कौन कौन से अमाउंट काउंट होंगे, कौन कौन से अमाउंट काउंट नहीं होंगे। जो भी रिफंडेबल है उसे बैंक काउंट नहीं करता है एजुकेशन लोन में, याद रखें। और हॉस्टलर हो तो आपका रहने का खर्चा एजुकेशन लोन में हो जाएगा। और मेस का खर्चा ऐसा है कि यार प्राइवेट और नॉन प्राइवेट है या फिर हॉस्टल के साथ इंक्लूडेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगर आप लैपटॉप या फिर टैबलेट कुछ खरीद रहे हो तो उसका 90% अमाउंट एजुकेशन लोन से आपको मिल सकता है। तो अभी यार ये तो समझ में आ गया कि यार कौन कौन सा अमाउंट हमें बैंक एजुकेशन लोन के ज़रिए मिल सकता है। ये सारी बातें कोई भी क्लियर नहीं करता है, तो ये सारी बातें मैं इसलिए सारी क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि, और ये सारी वीडियोस जो है मैं ढूंढ डाली, पूरा यूट्यूब में छान लिया था मैंने, मेरे को कहीं पे भी ये वीडियो नहीं मिल रही थी यार, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बना लेती हूँ ये वीडियो, तो मैंने बना दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार जो बैंक का प्रोसीजर होता है वो कैसे क्या होता है। तो अमाउंट वगैरह तो देख लिया हमने कि कौन कौन सा अमाउंट हमें मिलने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन अब अगर आपके घर में आपके पिताजी जो हैं या फिर ऑल इनकम सोर्सेज किसी भी तरीके से जो कंप्लीट इनकम सोर्स है, अगर वो आपके यहाँ से गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिस मंथ की पे स्लिप देनी होती है, फॉर्म 16 करके एक उनका फॉर्म निकलता है, वो देना होता है, 12C देना होता है, जिसमें एक प्रमाण पत्र होता है ना। तो आय प्रमाण पत्र तो कैसा होता है, फेक भी बन जाता है। सब जानते हैं कि व्यापारी लोग क्या करते हैं, भले कितना कमा रहे हो, 10-20 हज़ार रुपये डालते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो तो झूठ नहीं लिख सकते ना, ऑब्वियसली उनको तो सबको पता रहता है कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उनके लिए यार पूरे 6 महीने की स्लिप मांगी थी, पेमेंट स्लिप, और फॉर्म 16 मांगा था, 12C फॉर्म मांगा था। और ये सब चीज़ें इकट्ठे करने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है यार विद्या लक्ष्मी पोर्टल। बहुत सारी जगह में आपको इसके बारे में तुरंत नहीं बताते हैं, तो ध्यान से सुनना कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप एजुकेशन लोन के लिए और भी बहुत सारे लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यार जब आप वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, जिसमें आपको आपका बैंक के नाम पूछेगा, किस बैंक का अकाउंट है आपका, तो वो तो सबसे पहले फिल ही करना होता है आपको। अपना बैंक अकाउंट फिल करिए, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, और फिर उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको अपलोड करना होता है। और जितने डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ अपलोड कर रहे होते हैं वो सेम डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट बनानी होती है, और उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को अपने पास में स्टैपल करके रखना। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल में जब आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करके जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ना अपर राइट कॉर्नर पे देखना लॉगिन करके आएगा। लॉगिन में भी 3 ऑप्शन रहते हैं, तो स्टूडेंट लॉगिन करना है आपको, क्योंकि आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप स्टूडेंट ही हो ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, अपने आईडी और अपने पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर लिया। इसके बाद में आप जैसे ही पेज खोलते हैं तो आपके पास में ना ऑप्शन शो होता है कि आपको तुरंत वो शो होगा कि आप सब्सिडी चाहते हैं या नहीं चाहते। अब सब्सिडी क्या होती है, तो यार सब्सिडी क्या होती है मैं आपको ये थोड़ी देर में बताती हूँ, बहुत अच्छी काम की चीज़ है वो। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सुन लीजिए कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल में जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया, इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आ जाएगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करिए, देन एप्लीकेशन फॉर्म का जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसको आप फिलअप कीजिए। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते जाएंगे ना, तो जो ऊपर क्रॉस लगा हुआ है वो राइट होते जाएगा, टिक होते जाएगा कि आपने हाँ ये भर दिया। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है भरना, उसके ऊपर में रेड स्टार बना होगा, तो उस चीज़ को तो पक्के से आपको भरना ही है। जब आपने इतना काम कर लिया, ये सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसमें भर दिया,
तो उसके बाद में इसमें यार आपके फादर का एजुकेशन और परसेंटेज वगैरह भी पूछेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या है वगैरह वगैरह, तो वो नहीं भी भरो तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आएगी और जो आपका कॉस्ट है, जितना भी आप मतलब खर्चे हैं आपके भरने के, उसमें वो सारे खर्चे आप भर दीजिए कि आपकी पर ईयर की फ़ीस कितनी है आपकी, एंड आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, लैपटॉप ले रहे हो नहीं ले रहे हो आपको, या फिर ट्रैवल में क्या एक्सपेंसेस है वगैरह वगैरह। बाकी आप जितना कम से कम अमाउंट कोशिश कर सकें उसमें डालने की डालिए, क्योंकि आपको पता है कि यार जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ की फ़ीस कितनी है, तो वो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो फ़ीस के अकॉर्डिंगली आप अपना वहाँ पे कॉस्ट भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आता है, तो वहाँ पे आप अपने डिवाइस से फाइल्स चूज़ करिए एंड डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करिए। अगर आपको ज़रा भी दिक्कत आती है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे फॉर्म भरने के लिए, तो लेट मी नो, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस एक एक करके स्क्रीन में चला के दिखा दूँगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात है, बस मुझे कमेंट कर देना या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में, जहाँ पे भी आप चाहो। तो ये चीज़ें हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल। अब एक चीज़ बताने वाली थी मैं सब्सिडी के बारे में। तो ये सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है जो कि एजुकेशन लोन में जो आपका इंटरेस्ट है ना, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट को कुछ अमाउंट माफ़ कर दिया जाता है या फिर पूरा अमाउंट भी माफ़ हो जाता है। इंटरेस्ट का बात कर रही हूँ मैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट 11.5% है एजुकेशन लोन में उस पर्टिकुलर बैंक से, और अगर आप वहाँ सब्सिडी में जाते हैं, सब्सिडी में आप चेक करते हैं कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट 100% माफ़ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाए तो एक बार ज़रूर उसमें अप्लाई करें। जो आपको सब्सिडी की लिंक, जैसे ही आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल में लॉगिन करेंगे ना, तुरंत आपको स्क्रीन में शो करेगा कि क्या आप सब्सिडी चाहते हैं। तो अगर आप सब्सिडी चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लिंक पे जाएं और वहाँ पे आप फॉर्म जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को डाल दें। इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप डाल देंगे और आप चेक फॉर सब्सिडी जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कर लेना। इसके बाद में ये जब सारा एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे विद्या लक्ष्मी पोर्टल से, तो आपको एप्लीकेशन के प्रिंट आउट निकालने का बारी आएगी। तो एप्लीकेशन का आपको प्रिंट आउट निकालना है उस फॉर्म का, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, वो सारी चीज़ें मेंशन होके आ जाएंगी। अब उस प्रिंट आउट को निकालो, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो, अपने पास भी रखो और बैंक में भी जमा करनी है क्योंकि एक आपको। तो अब आपके पास में क्या क्या सामान आ गया है बैंक वाले को देने के लिए। फॉर एजुकेशन लोन हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो एक चीज़ चाहिए। दूसरा आपका आधार, आपका पैन। तीसरा जो आपने अपने को एप्लीकेंट भरे हैं, या मे बी वो आपके फादर हो सकते हैं या फिर आपके पति हो सकते हैं, या फिर तो उनका जिनका आपने भरा है को एप्लीकेंट में, उनका आधार, उनका पैन। फिर उसके बाद में आपकी क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। अगर आपने अभी अभी कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया, जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो नीट क्रैक किया होगा ना, तो नीट क्रैक किया है तो उसका रिज़ल्ट चाहिए, एडमिशन का प्रूफ चाहिए, फिर पेमेंट का प्रूफ चाहिए, और उसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस जो हैं उनका बिल चाहिए। तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर कॉलेज से मिला होगा वो एक चीज़ चाहिए, डिमांड लेटर जिसको बोलते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप लैपटॉप या टैबलेट कुछ ले रहे हैं तो उसका कोटेशन चाहिए, तो वो कोटेशन आपको दुकानदार से मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके अगर जिन्हें आपने को एप्लीकेंट में भर रखा है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके इनकम का प्रूफ चाहिए। इनकम के प्रूफ में उनका फॉर्म 16, 12C फॉर्म और उनके 6 महीने की पे स्लिप्स चाहिए रहेगी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। लेकिन अगर व्यापारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उनके लिए ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा उनको आय प्रमाण पत्र चल जाएगा, उनका सिंपल सा आय प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ोटोज़ चाहिए रही होंगी, को एप्लीकेंट की फ़ोटो चाहिए रहेगी, आपके फादर की फ़ोटो चाहिए रहेगी और आपकी खुद की फ़ोटो चाहिए रहेगी। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर आपको बैंक जा कर के ये सारी डॉक्यूमेंट्स को लिस्टेड करना है, स्टेपल कर देना है और बैंक में जा कर के देना है, और उनसे कहना है कि हमें एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है। तो एजुकेशन लोन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो यार वो आपको एक
कुछ 3-4 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जहाँ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। तो उस इन्फॉर्मेशन को फुलफ़िल करने के बाद में और उसके साथ साथ आपको एक एफ़िडेविट भी दिया जाएगा, एक आपके लिए और एक को एप्लीकेंट के लिए। तो दोनों को एफ़िडेविट भी भरना होगा। सिंपल नोटरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिंपल सा आप उसको बस भर दीजिए पेन से और वो बैंक को जमा कर देना होता है। बस इतना काम आपको करना है कि यार इतनी चीज़ें हमको बैंक को जमा करनी है। जब आप इतनी चीज़ें बैंक को जमा कर दोगे तो इसके बाद में बैंक वाले आपको बोलेंगे कि ठीक है, अब वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए आपके एप्लीकेशन को भेज देंगे। फिर इसके बाद में आपको फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप जमा कर देते हैं तो लोन आपका सैंक्शन होने के लिए जाता है। जब लोन सैंक्शन होने जाता है तो फिर आपको कुछ टाइम वेट करना होता है। कुछ टाइम के बाद में फिर आपको बैंक की तरफ से फ़ोन आता है कि आपने जो लोन, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था वो सैंक्शन हो रहा है, वो आपको मिल रहा है। तो फिर आपको वहाँ पर जा कर के फिर वो साइन वगैरह लेते हैं आपके, तो आपको साइन करनी होती है वहाँ पर जाकर। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है बैंक का। एंड रिमेंबर वन थिंग कि यार बैंक आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे नहीं डालता है। बैंक जो आपका कॉलेज है पर्टिकुलर, उन्हें बैंक पैसे पे करता है। तो ध्यान रहे कि जब आप कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह डाल रहे होंगे तो उसके साथ साथ ये मेंशन करें कि एक कॉलेज से आप वो भी ले लें कि किस अकाउंट नंबर में, कॉलेज का ना पर्टिकुलर अकाउंट नंबर ही होता है जहाँ पे उनको पेमेंट करनी होती है। तो वो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आनी होती है कि किस तरीके से आप बैंक को पे कर रहे होंगे। तो बैंक को पे कर रहे हो पैसे तो किसी अकाउंट में ही पे करोगे ना, तो अकाउंट का IFSC कोड एंड तो जिस अकाउंट में पे कर रहे हो तो वहाँ का अकाउंट नंबर, वहाँ का IFSC कोड, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो वो चीज़ें भी आपको बैंक में देनी होती है कि यार ये पर्टिकुलर अकाउंट नंबर है, पर्टिकुलर IFSC कोड है वहाँ का, तो ये इनको पे करने हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसके बारे में सब कुछ बातें समझ में आ गई हों तो यार हिट द लाइक बटन एंड शेयर करना मत भूलना प्लीज़ यार। मतलब किसी का तो भला हो जाएगा, शेयर करोगे तो। शेयर क्या करो यार मेरे वीडियोस को, पता है कितनी मेहनत करती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड बाकी स्टे ट्यून्ड, पता नहीं और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इस चैनल पे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं अपनी जर्नी में जो भी चीज़ें सीखूंगी, जो भी चीज़ें रहेगी शेयर करने लायक, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड बने रहो साथ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।